गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा ये जो है हमारा चैप्टर 10 है पंच परमेश्वर। ये हमारा फाइनल एग्जाम यहाँ से स्टार्ट होगा। पंच परमेश्वर, सबसे पहले हम पंच परमेश्वर के बारे में जानेंगे कि पंच परमेश्वर किसे कहते हैं। जैसे गांव में जो है जो फैसले होते हैं तो वहां पर जो है किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो निष्पक्ष फैसला करता है, यानी कि वो ना तो किसी का दुश्मन होता है और न ही किसी का दोस्त होता है। तो उसे ही जितने लोग उसमें जो है इकट्ठा होते हैं तो जो है वो उसे ही अपना पंच परमेश्वर मानते हैं, यानी कि जो भी वो न्याय देता है तो उसी को ही सबको मानने पड़ता है। लेकिन ये जो है ना, हम ये चैप्टर जो है विस्तार से जानेंगे कि पंच परमेश्वर, इसमें जो है कहानी दी गई है उसको अच्छे से समझेंगे। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई हृदय स्पर्श यानी कि हृदय को छूने वाली कहानी है, जो न्याय के मानदंडों को रिश्तों या संबंधों के दायरे से अलग होकर निश्चित करती हुई प्रतीत होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पंच बनने पर व्यक्ति केवल न्यायसंगत विचारों को अपनाता है और अपने निजी संबंधों को भूलकर निष्पक्ष न्याय करता है। कहानी यहां से हमारी स्टार्ट होती है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, यानी कि ये मोमडन है और ये जो है चौधरी है। ठीक है बेटा। साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। अटल का मतलब है पूरी तरह से विश्वास होना। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते, यानी दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। उनमें न तो खान पान का व्यवहार था और न ही धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। जैसे आपकी भी जो है अपनी क्लास में बहुत सारे अपने जो है मित्रों से दोस्ती होती है तो कोई भेदभावना नहीं होती है। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला होती है मौसी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी। मलकियत होती है अपनी स्थायी संपत्ति, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था, यानी कि उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके मलकियत अपने नाम लिखवा ली, यानी जो उसकी संपत्ति थी वो उसने अपने नाम करवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। यानी जब तक संपत्ति नाम नहीं हुई तब तक तो खाला की बड़ी खातिरदारी करता था, और जैसे ही रजिस्ट्री नाम हो गई तो खाला को उसने जो है आदर सम्मान देना छोड़ दिया। फिर यहाँ पर है कि अब बेचारी खाला को प्राय नित्य ही कड़वी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहना पड़ता था। कुछ दिन उसने सुना और सहा, पर जब सहा न गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, नम्रता यानी कि बहुत ही प्यार से, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो, यानी कि इतने लंबे समय तक जिंदा रहोगी। खाला बिगड़ गई। उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर, पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह नहीं था। ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके, यानी कि जुम्मन से सब डरते थे। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दुर्भर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। कबूल यानी कि माना था कि मैं आपको जो है दूंगा। साल भर तो मैंने रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। अब न पेट को रोटी मिलती है और न ही तन को कपड़ा। बेबस बेवा हूं, यानी कि मैं बहुत ही दुखी हूं। कचहरी दरबार नहीं कर सकती,
तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुखड़ा सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो, राह का मतलब है रास्ता, निकाल दो उसी में मैं चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी, यानी कि जो भी पंच फैसला करेंगे मैं उसी को ही मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच ने किसी के दोस्त होते हैं और नहीं दुश्मन, और तुम्हारा किस पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो क्योंकि वो उसका दोस्त था, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है विश्वास हो गया था कि यदि मेरा दोस्त फैसला करेगा तो वो मेरे ही पक्ष में फैसला करेगा, परंतु होता कुछ और है। परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे ही अलगू। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, पर जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की, जिरह का मतलब होता है जैसे पूछताछ करना की, तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसने तो सीधे सवाल किए। जुम्मन चकित हो गया कि अलगू को क्या हो गया, अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम न आएगी? अब उसे लगा कि भाई फैसला जो है खाला की तरफ जा रहा है, तो वो उससे नफरत करने लगा। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को महावर यानी कि महीने का खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। यदि तुम खाला जान को खर्चा देते हो तो सही है, यदि नहीं देते हो तो जो उनकी संपत्ति है वो जो है खाला जान को वापस मिल जाएगी। इस फैसले से ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ को हिला दिया। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उस तरह नहीं जैसे पहले मिलते थे, जैसे तलवार में ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में यानी कि हृदय में मित्र की कुटिलता होठों पर प्रहार करती थी कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जो है वो ये सोचने लगा कि कैसे मैं अपने दोस्त से इस बात का बदला लूं। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटे शेर से दो कोई जगह है, स्थान है कोई, दो बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला एक बैल बचा, वो किस काम का? निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी जो बैलगाड़ी जैसे होती है ना, जिसमें बैल वगैरह जो है चलते हैं आगे और जो है पीछे उसमें गाड़ी होती है। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से नमक तेल भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो, आजकल हो तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लादकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। घाटे की उसने परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रो रंगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे, यानी कि खेप का मतलब है चक्कर लगाने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी नहीं ले पाया था कि फिर जोत दिया, यानी कि वो जो है वापस लाए और फिर ले गए, वापस लाए फिर ले गए, लेकिन उसको वो आराम नहीं करने देते थे। अलगू चौधरी ने घर तो चैन की बंसी बजती थी, कहाँ वह सुख चैन, कहाँ 8 पहर की खपत। महीने भर में वह पिस्सा गया। एक दिन चौथी खेप में साहू ने दूना बोझ ला दिया, यानी कि कई गुना बोझ उस पर लाद दिया। दिन भर थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे, यानी कि उसको कई बार मारा। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और साहूआन यानी कि उसकी पत्नी झंझलाते और
अनबन बकते, यानी कि उसको उल्टा सीधा बोलते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया। साहू जी राजी हो गए। अगलू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? तो अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू साहू के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि जो फैसला है वो ही कर ले। समझू जो है खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख, क्योंकि पता था उनकी जो है आपस की जो है दुश्मनी का। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई अर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या अर्ज होगा। सरपंच का प्रमुख आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। या तो उनसे जो है दुश्मनी थी अपने मित्र से, लेकिन अब मन में एकदम से विचार आ गया, सरपंच बनते ही मेरे मुंह से इस समय कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के समान है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश होना चाहिए। मेरा सत्य से जो भर भी अटल उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब जो है मैं जो भी कहूंगा सत्य ही कहूंगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी नहीं थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसे कठिन परिश्रम कराया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अगलू चौधरी फूले ने समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, यानी कि आवाज आने लगी चारों ओर से, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर के बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तुमसे मैं ये तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है और न ही कोई किसी का दुश्मन। न्याय के सिवाय और उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों के मैल धुल गए। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई, यानी कि पहले दोनों में दुश्मनी हुई और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा जो पंच होते हैं वो केवल जो है निष्पक्ष न्याय करते हैं, ना ही तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही वो किसी के दुश्मन होते हैं। अब बेटा यहाँ हमारे इस चैप्टर के जो है शब्दार्थ हैं ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन हमारा 1 है, अलगू चौधरी ने पंच बनकर किसके पक्ष में फैसला सुनाया? अलगू ने चौधरी बनकर किसके? खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। समझू साहू ने बैल के साथ कैसा व्यवहार किया? दुर्व्यवहार किया। क्वेश्चन नंबर ग, सरपंच बनने पर जुम्मन ने क्या सोचा? सरपंच बनने पर जुम्मन ने सोचा कि जो है जो भी पंच परमेश्वर होता है उसको जो है अपना फैसला सही करना चाहिए, है ना। लेकिन मैं इसके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ दूंगी बेटा, उसमें से आप अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। अलगू और जुम्मन के बीच की दूरी कैसे खत्म हुई? क्योंकि दोनों में जो है बाद में जो है मित्रता हो गई थी, पहले दुश्मनी थी। तो खाला ने अलगू चौधरी को ही सरपंच के लिए क्यों चुना? खाला ने अलगू को ही चौधरी का सरपंच इसलिए चुना क्योंकि खाला का मानना था कि सरपंच ने किसी का दोस्त होता है और न ही दुश्मन। चूंकि अलगू जुम्मन का मित्र था, खाला ने सोचा कि वह सही फैसला करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ख है बेटा, अलगू और जुम्मन के बीच की मित्रता अचानक दुश्मनी में क्यों बदल गई? आंसर हमारा, जुम्मन की खाला के पक्ष में फैसला होने से अलगू और जुम्मन के बीच की मित्रता अचानक दुश्मनी में बदल गई। जुम्मन ने सोचा था कि अलगू मेरा मित्र है और मेरे पक्ष में ही फैसला करेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 3 यानी ग, समझू साहू ने नए बैल से किस प्रकार काम लिया? समझू साहू ने नए बैल से जो है
पेज नंबर 69 पर इसका हमारा आंसर है बेटा। ये यहां से है और यहां तक। समझू साहू ने नया बैल पाया तो रोदने लगा। वह दिन में 3-3 4-4 खेप करने लगा। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए और वहां कुछ रूखा सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि उसे फिर जोत दिया। मतलब बहुत ही बुरी तरह से, यानी कि दयनीय स्थिति से काम लिया। इसका आंसर हमारा वन वर्ड में भी हो सकता है कि दयनीय जो है दयनीय स्थिति में काम लिया, लेकिन हम इसको पूरा लिखेंगे वहां पर। फिर है कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर ही क्यों रखा गया। इसका आंसर हमारा फर्स्ट पेज पर है। यह है कहानी का जो है शीर्षक पंच परमेश्वरी इसलिए रखा गया क्योंकि पंच बनने पर व्यक्ति केवल न्यायसंगत विचारों को अपनाता है और अपने निजी संबंधों को भूलकर निष्पक्ष न्याय करता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा इसका लास्ट, जुम्मन शेख ने खाला के साथ कैसा व्यवहार किया। इसका हम वन वर्ड में आंसर देंगे। जुम्मन शेख ने खाला के साथ धृष्टता का व्यवहार किया। अब हम इसके राइट रॉन्ग 2 ऑप्शन लिखेंगे। ओके, क्लियर बेटा।